बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। नुमाइंदे ने कहा, अमरीकी नुमाइंदों ने कभी किसी के अगवा का एतराफ़ नहीं किया है और ना ही करेंगे। मशीन की तबाही का इल्ज़ाम भी उन्हें नहीं देंगे, लेकिन मेरी सच बयानी कायम रहेगी। झूठा आदमी फांसी के तख्ते पर भी झूठ बोलता है, लेकिन दिल ही दिल में अपने झूठ को मानता है। इसी तरह अमरीकी हुकाम मेरे सच का एतराफ़ ना करें, लेकिन अपने झूठ को दिल से तस्लीम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब हमने ये वारदात नहीं की है तो वारदात वही करेंगे जो अपने मोहसिन के एहसानात को भूलकर उसके 3 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा कर चुके हैं। फिर मेरी डमी ने मुस्कुरा कर कहा, आस्तीन में सांप पालने का यही नुकसान है। पालने वाला यह शिकायत नहीं कर सकता कि सांप उसे डस रहा है। इन लम्हात में अमेरिका के आला हुक्काम और दूसरे अकाबरीन मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं उन्हें ना देखते हुए भी उनकी मजबूरियां देख रहा हूं। डमी ने फिर मुस्कुराकर कहा, उनकी मजबूरियां ये हैं कि उन्होंने इस्लामी ममालिक के दरमियान इसराइल को दहशत बनाकर कायम किया है। मुसलमान हुक्मरान इसराइल के खौफ से अमेरिका की गोद में पनाह लेते हैं और उस सुपर पावर को पूरी इस्लामी दुनिया पर मुसल्लत करते हैं। चूँकि इसराइल उनके लिए बड़ा सियासी रोल अदा कर रहा है, इसलिए वो यहूदियों से नाराज़ नहीं होते, उनकी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं। दुनिया देखेगी कि ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने वाली ख़ता भी माफ़ कर दी जाएगी। इजलास में खलबली सी पैदा हो गई। यहूदियों ने मशीन को तबाह नहीं किया था, वो किसी पर इस तबाही का इल्ज़ाम नहीं रख सकते थे, लेकिन मैंने यकीन की हद तक ये शुबा पैदा कर दिया था कि ये इसराइल की शरारत हो सकती है। अगर उन्होंने उसे इल्ज़ाम ना दिया तो ये बात दुरुस्त होगी कि अमेरिका इसराइल की बड़ी से बड़ी ख़ताएँ माफ़ कर देता है। स्क्रीन पर डमी ने कहा, मैंने एक हक बात कह दी है, अब अमरीकी हुकाम को इस सिलसिले में ज़ुबान खोलनी चाहिए। अगर वो मुजरिम की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे और खामखा हमारे पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हमें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद ही इसराइल को बेनकाब करना पड़ेगा। फिर मैंने डमी के ज़रिए नुमाइंदे से कहा, आप हमसे सवालात करते जा रहे हैं, एक मेरे सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? बेशक आप सवाल करें। कोई भी सानिया हो या वारदात हो, आप उसे फ़ौरन स्क्रीन पर पेश कर देते हैं। इतनी बड़ी ट्रांसफार्मर मशीन तबाह की गई, सैकड़ों फौजी मारे गए, लेकिन इस सिलसिले की एक तस्वीर भी बैनुल-अक़वामी राबिते के ज़रिए पेश नहीं की गई। मिशिगन झील के मनाजिर को दुनिया के सामने क्यों पेश नहीं किया जा रहा है? नुमाइंदे ने कहा, हम जल्द ही वहाँ की तबाही के मनाजिर पेश करेंगे। आप जल्दी पेश करने का दावा कर रहे हैं, जबकि तबाही को 12 घंटे गुजर गए हैं। प्लीज़ आप वजाहत करें, देर क्यों हो रही है? जाए वारदात पर वहाँ के जासूस और फौजी अफसरान मौजूद हैं। आला हुकाम अहम इजलास में मसरूफ़ हैं। इजलास के बाद हमें मिशिगन झील की फिल्मी रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त दी जाएगी। आपको पता है कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ। फरहाद साहब, आपकी ख्यालख्वानी को सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं उस फौजी अफसर के दिमाग में आता जाता हूँ जो सुबह से मिशिगन झील के खंडर में अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है। वहाँ वो लोग ऐसे तमाम सबूत मिटा रहे हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। इजलास में बैठे हुए एक आला अफसर ने मेज़ पर हाथ मार कर कहा, यह झूठा और मकार है, वहाँ किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये हमें इल्ज़ाम दे रहा है कि हम सबूत मिटा रहे हैं। नुमाइंदे ने डमी फरहाद से पूछा, आप उस अफसर के दिमाग में रहकर उन्हें सबूत मिटाने से क्यों नहीं रोक रहे हैं? वहाँ बाकी तमाम अफसरान योगा के माहिर हैं, मैं किसी के दिमाग में जा नहीं सकता और एक अफसर के ज़रिए उन्हें ऐसी हरकतों से बाज नहीं रख सकता। फिर मैंने डमी सोनिया के ज़रिए कहा, इतने बड़े और बाएतमाद बैनुल-अक़वामी नशरियाती राबिते के इदारे को मिशिगन झील की तरफ जाने से रोक दिया गया है। जब वहाँ कुछ बाकी नहीं रहा है, फिर क्यों अब उसे रोका गया है? ये लोग मशीन का मातम कर रहे हैं या अंदर ही अंदर साजिशी सबूत तैयार कर रहे हैं? किसी और का जुर्म किसी और के सर थोपना चाहते हैं। एक आला हाकिम ने कहा, हमने सोचा था आपस में अच्छी तरह मशवरे करने के बाद अखबारात में बयानात देंगे, लेकिन हमारे बयानात से पहले सोनिया और फरहाद हमारी पोजीशन कमज़ोर बना चुके हैं। अब हम उनके खिलाफ और इसराइल की हिमायत में कुछ भी कहेंगे तो काबिल कबूल ना होगा। एक ने कहा, क्या हम कह सकते हैं कि मशीन को तबाह करने वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला? दूसरे ने कहा, नहीं, हम ये कहेंगे तो सोनिया और फरहाद की बात दुरुस्त समझी जाएगी कि इसराइल के खिलाफ सबूत मिटा दिए गए हैं। अगर हम कस्में खाएंगे कि सबूत नहीं मिटाए गए हैं तो सवाल किया जाएगा, हमने सुबह से शाम तक किसी को जाए वारदात की तरफ जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी? वहाँ हम क्या साजिश कर रहे थे? एक आला हाकिम ने कहा, आप लोग बाद में तबसरे करें, प्लीज़ अभी उनकी गुफ्तगू तवज्जो से सुने और समझने की कोशिश करें। नुमाइंदा डमी फरहाद से कह रहा था,
हम अभी मिशिगन झील के मनाजिर पेश करेंगे और वहाँ के ज़िम्मेदार अफराद स्क्रीन पर आकर बयानात देंगे। फ़िलहाल आपसे एक सवाल है, वहाँ करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है, सैकड़ों फौजी मारे गए हैं, क्या इसके बाद भी आपका चैलेंज बरकरार रहेगा? जी हाँ, ये इंतकाम हमने नहीं लिया है, हमारी इंतकामी कार्रवाई का चैलेंज बरकरार रहेगा। अलबत्ता ये मौजूदा तबाही देखकर हम उनसे हमदर्दी करते हुए अपने इदारे में ज़रा सी लचक पैदा कर सकते हैं। डमी ने एक ज़रा तवक्कुफ से कहा, अगर वो जुर्माने की रकम 50 लाख डॉलर अदा कर दें तो हम इंतकामी कार्रवाई का इरादा तर्क कर देंगे। इजलास में बैठे हुए लोग झुंझला गए, गालियां बकने लगे। एक ने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इन्हीं कमबख्तों ने हमारी मशीन को तबाह किया है। दूसरा बोला, उनका 50 लाख डॉलर का मुतालबा जाहिर करता है कि अदम अदायगी की सूरत में ये हम पर फिर तबाही लाएंगे। ये सोचकर शर्म आती है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उनके खिलाफ कुछ ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि उनका जीना दो भर हो जाए, उन्हें ज़मीन पर कहीं सुकून ना मिले, वो सोना चाहें तो दहशत से नींद उड़ जाए, वो खाना चाहें तो हर लुकमा पत्थर लगे, वो भूखे प्यासे दिन रात जागते जागते खुद ही मर जाएं। हमें प्लान मेकर्स की एक टीम कायम करनी चाहिए। ये मंसूबाबाज लोग ऐसी तदाबीर सोचेंगे जिन पर अमल करने से सोनिया और फरहाद को उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर लगेगी। हाँ, ऐसा कुछ करना होगा। ये लोग गले में हड्डी की तरह अटक गए हैं, ऐसी हड्डियों को निकालना ही पड़ेगा। मार्शल ने कहा, हमने चंद अहम मंसूबे तैयार किए हैं, अब उन पर कामयाबी से अमल करने का जायज़ा लिया जा रहा है। एक ने पूछा, वो मंसूबे क्या हैं? सॉरी, अब हम जो कुछ भी करने वाले हैं उसे इतनी राजदारी से करेंगे कि हमारे ही दरमियान एक की बात दूसरे को मालूम नहीं होगी। एक आला हाकिम ने कहा, अब हमें इजलास बर्खास्त करना चाहिए। बाहर बैनुल अक़वामी नशरियाती राबते का अमला हमारा मुंतज़िर है। वो सब अपनी जगह से उठकर हॉल से बाहर आने लगे। बाहर रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ लगी हुई थी। सब के सब उन हुक्काम और हुकूमत के दूसरे ओहदेदारों की तरफ दौड़ पड़े, उनसे तरह तरह के सवालात करने लगे। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी नशरियाती राबते का अमला कैमराज और साउंड माइक्रोफोन्स के साथ तैयार था। मार्शल डी मोरा ने उनसे कहा, दूसरी टीम से कह दो वो मिशिगन झील की फिल्मी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर पेश कर सकते हैं और हमसे भी इंटरव्यू कर सकते हैं। हॉल में शूटिंग लाइट्स रोशन हो गईं, कैमरे ऑन हो गए। नुमाइंदे ने स्क्रीन पर आकर कहा, नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके हमें मिशिगन झील की रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त मिल गई है। आप चंद मिनटों में वहाँ की तबाही के मनाजिर देखेंगे। उस वक्त तक हम मार्शल डी मोरा को पेश कर रहे हैं। फिर स्क्रीन पर मार्शल नज़र आया। नुमाइंदे ने उससे पूछा, ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही के मुतल्लिक आप कुछ कहना चाहेंगे? वो बोला, अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, सोनिया और फरहाद की गुफ्तगू सुन रहा था। वो खामखा हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं कि हम इसराइल की पुश्तपनाही कर रहे हैं और यहूदियों को मुजरिम साबित करने के जो सबूत हमें मिल रहे हैं उन्हें हम ज़ाया कर रहे हैं। ये महज एक अंदाज़ा है और अंदाज़े अक्सर गलत होते हैं। नुमाइंदे ने पूछा, क्या आपने जाए वारदात पर किसी के खिलाफ सबूत हासिल किया है? मार्शल ने कहा, सबसे पहले तो सोनिया और फरहाद को खुश होना चाहिए कि हम उन्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहे। आप किसी को तो इल्ज़ाम देंगे, कोई तो मुजरिम होगा। वो मुस्कुराया, फिर बोला, मैं जो कुछ कहने वाला हूँ उस पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन सच फिर सच है। जल्द या बदेर सच्चाई का यकीन हो जाता है और सच ये है कि ट्रांसफार्मर मशीन को हमने खुद तबाह किया है। उसकी ये बात चौंका देने वाली थी। नुमाइंदे ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई आपने उसे तबाह किया है? मगर क्यों? मार्शल डी मोरा ने बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा, हमें रफ्ता रफ्ता ये तजर्बा हुआ कि मशीन के ज़रिए जो टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जा रहे हैं उनमें कुछ दिमागी खराबियां पैदा हो जाती हैं। वो अगरचे ख्याल ख्वानी करने लगते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में नाअहल और नाकारा साबित होते हैं। हमने माजी में दर्जनों ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा किए, उनमें से बेशतर अपनी कम अक्ली और कमज़ोरी के बायस मारे गए या दुश्मनों के हाथ लग गए। नुमाइंदे ने पूछा, क्या ऐसा मशीन की खराबी के बायस होता रहा? वो खराबी हमारे इंजीनियर्स की समझ में नहीं आई। तजर्बाकार माहिरीन ने उस मशीन में ज़रूरी तब्दीलियाँ की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। आखिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो मशीन हमें मुसलसल नुकसान पहुँचा रही है उसे हमेशा के लिए नाबूद कर दिया जाए। इसका मतलब है आप दूसरी मशीन तैयार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम अमन और सलामती के अलमबरदार हैं। इस मशीन से दोस्त और अमन पसंद टेलीपैथी जानने वाले पैदा करना चाहते थे। जब हमने देखा कि ऐसे टेलीपैथी जानने वालों से दुनिया वालों को नुकसान पहुंच रहा है तो हमने करोड़ों डॉलर्स की परवाह नहीं की और उसे तबाह कर दिया। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोला, हम दोस्ती और मोहब्बत के अलमबरदार हैं। फरहाद अली तैमूर की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। हमारी दोस्ती और नेक नीयती का सबूत यह है
کہ آئندہ فرحاد کے مقابلے میں ہمارے ملک سے کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا پیدا نہیں ہوگا۔ میں، سونیا اور ماریا اسکرین پر مارشل کو دیکھ رہے تھے۔ سونیا نے کہا، یہ مارشل ہمارے مقابلے میں زبردست بیان دے رہا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا ہے کہ انہوں نے خود مشین تباہ کی ہے۔ یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس کا منہ توڑ جواب اسے ملنا چاہیے۔ ادھر اسکرین پر مارشل ڈی مورا کہہ رہا تھا، ابھی مسٹر فرحاد نے دنیا والوں کے سامنے مشین کی تباہی پر ہم سے ہمدردی جتائی ہے اور اپنے کیے ہوئے چیلنج میں ایک ذرا لچک پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جرمانے کے طور پر $50 لاکھ ادا کر دیں تو وہ انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ ناظرین، ہمیں فرحاد کی ایسی ہی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ جب ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو کس بات کا جرمانہ ادا کریں؟ اگر فرحاد ضرورت مند ہے تو دوست بن کر کروڑوں ڈالر ہم سے قرض لے سکتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہم ابھی اسے $50 لاکھ دیں گے، لیکن جرمانے کے نام پر خامخواہ مجرم بن کر ایک تنکا بھی نہیں دیں گے۔ مارشل اتنا کہتے ہی اچانک زور سے چیخ مار کر اچھل پڑا، پھر فرش پر گر کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر تڑپنے لگا، کہنے لگا، نہیں فرحاد، نہیں، میرے دماغ میں زلزلہ پیدا نہ کرو، تم مجھے دماغی تکلیف میں مبتلا کر کے $50 لاکھ وصول نہیں کر سکو گے۔ ویڈیو رپورٹ پیش کرنے والے کیمرے اسے فرش پر تڑپتے ہوئے دکھا رہے تھے۔ 2 افراد اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے کہہ رہا تھا، فرحاد، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، انسان بنو، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں اور تم دشمنی کر رہے ہو، کیا یہی تمہاری شرافت اور انسانیت ہے؟ میں اور سونیا صوفوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور حیرانی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سونیا نے کہا، ہو سکتا ہے کوئی دشمن اس کے دماغ میں فرحاد بن کر زلزلہ پیدا کر رہا ہو۔ میں نے کہا، اور وہ دشمن کوئی اسرائیلی ٹیلیپیتھی جاننے والا ہوگا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کر کے مارشل کے دماغ تک پہنچنا چاہا۔ مارشل نے سانس روک لی۔ تب فراڈ کا پتہ چلا، جس کے دماغ میں زلزلہ پیدا ہو جائے وہ سانس روکنے کے قابل نہیں رہتا، جبکہ وہ یوگا کے ذریعے دماغ کے دروازے بند کر رہا تھا۔ میں نے سونیا کے پاس دماغی طور پر حاضر ہو کر کہا، یہ ڈرامہ کر رہا ہے، کسی نے اسے دماغی تکلیف نہیں پہنچائی، یہ بالکل نارمل ہے، سانس روکنے کی صلاحیت برقرار ہے۔ کمبخت دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے کہ میں اس جیسے دوستی کرنے والے سے کیسی کھلی دشمنی کر رہا ہوں۔ وہ بولی، فرحاد، اسے سبق سکھاؤ، میں ابھی اس کے ہوش اڑاتا ہوں۔ میں مارشل کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے نمائندے کے اندر آیا۔ 2 افراد اسے سہارا دے کر اٹھا چکے تھے۔ اس نے پھر ایک بار زور کی چیخ ماری، جیسے دوسری بار اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں افراد کی گرفت سے نکل کر پھر فرش پر گر پڑا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دنیا والے یقیناً مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ وہ نمائندہ میری مرضی کے مطابق مارشل پر جھک گیا، پھر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ منہ پر تھوک کیا پڑا جیسے جوتا پڑا۔ جوتا بھی برداشت ہو جاتا ہے، تھوک برداشت نہیں ہوتا۔ وہ غصے کی شدت سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ توہین کے احساس نے دماغ میں انگارے بھر دیے تھے۔ اس نے نمائندے کو مارنا شروع کر دیا۔ سور کے بچے، تمہاری اتنی جرت، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فوج کا وہ افسر ہوں جس سے کوئی آنکھیں ملا کر باتیں کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نمائندے کی زبان سے پوچھا، کیا سر کی تکلیف ختم ہو گئی؟ جو ڈرامہ کر رہے تھے وہ اختتام کو پہنچ گیا؟ مارشل اسے مارتے مارتے ایک دم سے رک گیا۔ اسے غلطی کا احساس ہوا کہ نہایت ہی اہم ڈرامے کو بھول کر اپنی ذاتی توہین پر بھڑک گیا تھا۔ نمائندے نے پوچھا، جب تم یوگا کے ماہر ہو تو بھلا فرحاد تمہارے دماغ میں کیسے آئے گا؟ اگر کسی طرح آیا تھا اور زلزلہ پہنچا رہا تھا تو تم اچانک نارمل کیسے ہو گئے؟ جبکہ ایک بار دماغ میں زلزلہ پیدا ہو تو آدمی کے اندر اٹھنے اور بولنے کی بھی سکت نہیں رہتی۔ تم کتنے بھونڈے انداز میں فرحاد کو بدنام کر رہے تھے۔ مارشل بوکھلا کر لائٹس اور کیمروں کو گھوم گھوم کر دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ فراڈ کھل گیا ہے۔ چند اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کیمروں کے پیچھے سے اسے گھور رہے تھے۔ نمائندے نے کہا، مارشل، تم بہت اونچا عہدہ رکھتے ہو، مجھے گولی مار سکتے ہو، لیکن تم نے فرحاد کے خلاف جو فراڈ کیا ہے اسے ساری دنیا دیکھ چکی ہے اور جھوٹ اور سچ کو سمجھ چکی ہے۔ ایک فوجی افسر نے حکم دیا، لائٹس آف کرو، کیمرہ بند کرو۔ کیمروں کے شٹر بند ہو گئے۔ مارشل دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اسکرین پر جو سچ آ چکا تھا وہ سچائی اوجھل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی دانست میں بڑی دانائی سے سوچا تھا کہ مشین کی تباہی کا الزام ہم پر عائد نہیں کر سکتا، لیکن اسکرین پر ایک ڈرامہ پلے کر کے مجھے ظالم دشمن ثابت کر سکتا ہے۔
और वो ऐसा करने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुका था, लेकिन मैंने बरवक्त उस पर एक नफ्सियाती हमला करके उसकी खोपड़ी उलट दी थी। आला हुक्काम और फौजी अफसरान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, उसे गुस्से से देखने लगे। मशीर खास हॉलीमैन ने पूछा, ये तुमने क्या किया? अपनी हरकतों से हुकूमत को और अमरीकी कौम को बदनाम कर दिया। ये साबित कर दिया कि हम दिखावे की दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने वाले फरहाद को अबस बदनाम करते हैं। एक आला हाकिम ने कहा, तुम्हारी हरकतों से फरहाद की मजलूमियत और हमारा फ्रॉड जाहिर हो गया है। फरहाद को पहले से ज़्यादा दुनिया वालों की हमदर्दियाँ और हिमायत हासिल हो गई है। मार्शल ने माजरत चाहते हुए कहा, मुझे अफसोस है, मैंने सोचा था कि। हॉलीमैन ने कहा, तुमने जो भी सोचा उसके लिए हमसे मशवरा नहीं किया, खुद को दानिशमंद समझकर अमल किया और सारी दुनिया के सामने हमारा सर झुका दिया। एक और मशीर ने कहा, ट्रांसफार्मर मशीन की तबाही से हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि तुमने अपनी हमाकतों से पहुंचाया है। एक आला हाकिम ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? मार्शल ने फौजी अफसरान पर एक नज़र डाली, फिर कहा, हुकूमत के अहम राजों को जानने वाले अफसरान से कोई बड़ी गलती हो जाए तो उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत दी जाती है। चूँकि मैं गद्दार नहीं हूँ, महज खताकार हूँ, लिहाजा मुझे उम्र कैद की सज़ा दी जाए। एक आला फौजी अफसर ने मुसल्ला जवानों को इशारा किया। वो जवान मार्शल डी मोरा को गन पॉइंट पर वहाँ से ले गए। झूठ पकड़ा नहीं जाता, लेकिन आपकी हाजिर दिमागी हो तो वही झूठ चश्मे ज़दन में दुश्मन के लिए मौत की लकीर बन जाता है। मरीना का दिल टूट गया था, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो बार बार समझाने के बावजूद गलतियां करती रही है। अक्सर खुदगर्जी का मुजाहिरा कर चुकी है और उसकी उसी रविश ने पारस को उससे दूर कर दिया है। पारस के मुतल्लिक अब भी उसकी यही राय थी कि वो हरजाई है, उससे दिल भर गया है, इसलिए किसी नए फूल पर मंडलाने गया है। उसने सोचा, ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती है कि मैं एक मुसलमान को अपना सब कुछ दे बैठी, अब मैं कान पकड़ती हूँ। उसने अपने कानों को हाथ लगाकर फैसला किया कि वो पहले जैसी मरीना बन जाएगी, जो तन्हा अपने मसाइल हल करती थी और अपनी जहानत से दुश्मनों को पै दर पै शिकस्त देती चली जाती थी। पारस ने उसकी ज़िंदगी में घुसकर उसे अंदर तक खोखला कर दिया था। वो ऐसी दीवानी हो गई थी कि उसकी साजिश को ना समझ सकी, बड़े ही गैर महसूस तरीके से उसकी मोहताज बनती चली गई। उस चालबाज ने बड़ी अच्छी तरह उसे अपने सहारे का मोहताज बना दिया था। वो पहले की तरह दूर अंदेशी से सोचने समझने की काबिल नहीं रही थी, लेकिन अब जैसे वो गहरी नींद से आंखें खोल चुकी थी और कसम खा रही थी कि उसने अपने अंदर पारस को मार डाला है। उसकी मोहब्बत और जज्बात की उम्र तमाम हो चुकी है। अगर अब किसी जज्बे ने सर उठाया तो वो अपनी कमज़ोरी पर और अपने आप पर थूक देगी, लेकिन पारस को ख्यालों में भी नहीं आने देगी। एक सहारा छूट जाए तो मोहब्बत के दूसरे सहारे मिल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मर्द का सहारा हो। किसी भी मर्द की ज़रूरत पर वो मिट्टी डाल चुकी थी। अब उसे मोहब्बत थी सिर्फ अपने मुल्क से और सिर्फ अपनी कौम से। अपनी कौम के लोग जैसे भी हों, खुद गर्ज और बेवफा भी हों, तब भी वतन की मोहब्बत में अच्छे लगते हैं। लिहाजा वो आइंदा सिर्फ अपने लोगों के लिए जिएगी और अपने लोगों के लिए ही मरेगी। उस मुल्क के हुक्काम और दूसरे अकाबरीन उससे नाराज़ थे। ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट्स और साबिका जनरल ने उसे फरहाद की फैमिली के साथ खूब बदनाम किया था। उसकी हुब्बुल वतनी को मशकूक बना दिया था। उनके दिलों में एतमाद बहाल करने के लिए उसने एक तदबीर सोची कि वहाँ के एक एक हाकिम और आला फौजी अफसरान को रफ्ता रफ्ता अपने एतमाद में लेती रहे। यूं अपनों में अच्छी तरह जगह बनाने के बाद उसे तन्हाई का एहसास नहीं रहेगा। फिर वो पारस की दोस्ती और फरहाद की फैमिली से रिश्तेदारी पर लानत भेजती रहेगी। उसने अपने तौर पर एक नई प्लानिंग की। एक ऐसी हसीन और जवान लड़की को ट्रैप किया जो कद और जिसामत में उसके बराबर थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसने पहले तो उसके मुतल्लिक तमाम मालूमात हासिल की, फिर उस पर तनवीमी अमल करके उसे मुकम्मल तौर पर मरीना बना दिया। उसे अपनी हम शक्ल बनाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी असली शक्ल में नहीं रहती थी, एक फ़र्जी नाम से वहाँ रहती थी। जिस लड़की को अपना डमी बनाया था उसका नाम क्रिस्टी विल्सन था। अब कभी वो पकड़ी जाती तो खुद को मरीना के तौर पर तस्लीम करती, लेकिन उसके दिमाग को इतना हसास बना दिया कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करने लगी थी। सिर्फ और सिर्फ मरीना को अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकती थी। वो तनवीमी अमल के बाद अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई।
اب دیکھنا تھا کہ وہ نئی زندگی کیسے گزارے گی۔ مرینا آزمائش کے طور پر خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر آئی۔ وہ اسے محسوس نہ کر سکی۔ اس نے اس کے اندر سوال پیدا کیا، میں کون ہوں؟ کرسٹی نے جواب دیا، میں ایک تنہا لڑکی ہوں، میرا نام مرینا ہے، میں سابقہ جنرل کی بھتیجی ہوں۔ جنرل نے مجھے ایک باپ کی محبت دی، میری پرورش کی، مجھے اعلیٰ تعلیم اور تربیت دی اور ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا۔ وہ ڈمی عمدہ حافظے کے ساتھ مرینا کی زندگی کے چھوٹے بڑے واقعات بیان کر رہی تھی۔ مرینا اس کے دماغ سے نکل آئی۔ پھر اس نے پرائی سوچ کا لہجہ اختیار کر کے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مرینا کی مکمل ڈمی بن چکی ہے۔ آئندہ کوئی اس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ادھر سے مطمئن ہو کر ایک اعلیٰ حاکم کے پاس پہنچی۔ وہ یوگا کا ماہر نہیں تھا، اسے محسوس نہ کر سکا۔ مرینا نے کہا، سر میں آپ کی ایک کنیز مرینا بول رہی ہوں۔ وہ چونک گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مرینا نے کہا، آپ کی بے یقینی کے باوجود میں مرینا ہوں، آپ حیران نہ ہوں۔ وہ بولا، اگر تم ہو تو راستہ کیسے بھول گئی ہو؟ میرے دماغ میں کیوں آئی ہو؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے ذہین افراد کے پاس باری باری جاؤں گی جو اپنے ملک اور قوم سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی عقل رکھتے ہیں کہ ہم سب فرحاد کے مقابلے میں ہمیشہ ناکام کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ تمہاری جیسی ذہین لڑکی فرحاد کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے تو ناکامی مقدر بنتی رہے گی۔ میں یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میں فرحاد کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہوتی تو آپ کے پاس نہ آتی۔ ماضی میں برین ماسٹر اور بلیک سیکرٹس وغیرہ نے مجھے فرحاد کی فیملی سے منسوب کر کے آپ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم فرحاد کی اعلی کار بن کر نہیں آئی ہو؟ آپ کو رفتہ رفتہ یقین دلاؤں گی۔ پہلے آپ مجھ پر پوری طرح اعتماد نہ کریں۔ میں آپ جیسے تجربہ کار بزرگوں کے سائے میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہوں۔ خود کو آپ کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہوں۔ صرف آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ مارشل ڈی مورا اور جان لیمبوڈا وغیرہ مجھے گرفتار نہیں کریں گے۔ مارشل ڈی مورا کی پرواہ نہ کرو، تم اس سے دور رہو گی۔ میں تمہیں چند حکام اور فوجی افسران کے نام بتاتا ہوں، تم انہیں بھی اپنے اعتماد میں لو۔ پھر ہم سب مل کر سوچیں گے کہ تمہیں کس طرح تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ فوجی افسر کے دماغ میں آئی۔ اسے مخاطب کیا تو وہ بھی حیران ہوا۔ مرینا، تم میرے پاس آئی ہو، یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں گزرا ہوا وقت نہیں ہوں کہ واپس نہ آ سکوں۔ میں دور رہ کر ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے فرحاد کی اعلی کار کہہ کر آپ سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ کیا تم ہمارا شبہ دور کرنے آئی ہو؟ کوشش کروں گی، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے خود کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گی۔ لیکن جان لیمبوڈا وغیرہ میرے دشمن ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا تو آپ لوگ میری ذہانت اور ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم تمہیں وطن کی محبت میں اپنی فرض شناسی کا ثبوت پیش کرنے کا موقع دیں گے۔ اگر تم ہمارے لیے دیانت دار ثابت نہ ہوئی تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے تعاون سے ایسے ایسے کارنامے انجام دوں گی کہ آپ لوگ مجھے گلے سے لگا کر رکھیں گے۔ تم ہمارے لیے پہلے بھی قابل فخر تھی، آئندہ بھی رہو گی۔ ہم تم سے ہر معاملے میں تعاون کریں گے۔ آپ مجھے مشورہ دیں، فی الحال مجھے اور کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ مشیر خاص ہالی مین بہت دانش مند ہے، وہ تمہاری قدر کرے گا۔ مرینا نے ہالی مین کے دماغ پر دستک دی، پھر اسے اپنا نام بتایا۔ وہ بولا، تعجب ہے تم آئی ہو؟ وہ بولی، اگرچہ میں خطا وار نہیں ہوں، میری ذات سے آج تک میرے ملک کو نقصان نہیں پہنچا، پھر بھی میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ معافی اس لیے کہ اگر میں آپ کے سائے میں رہتی تو درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اسرائیل اور فرحاد کی گود میں نہ جاتے۔ پہلے کیوں دور تھیں، اب کیوں قریب آئی ہو؟ مرینا نے وہی باتیں دہرائیں کہ دشمنوں نے اسے فرحاد کی فیملی سے منسوب کر کے اپنے ملک کے اکابرین کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ اب وہ ملک کی تباہی نہیں دیکھ سکتی تھی، تنہا دشمنوں کے مقابلے میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بزرگوں کے سائے میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہے۔ ہالی مین نے کہا، تم ایک بڑا کام کر سکتی ہو، فرحاد سے ہماری دوستی کروا دو۔ یہ دوستی نہیں، ملک سے دشمنی ہوگی۔ فرحاد کبھی ہمارا دوست نہیں بنے گا، وہ دوستی سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اور زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ شاباش، تمہاری کامیابی یہی ہوگی کہ تم مرتے مرتے بھی اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرو گی۔ میں تم سے خوش ہوں۔ یہ بتاؤ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ کہ برین ماسٹر، بلیک سیکرٹس اور ان کا حمایتی جنرل فرحاد کو چھوڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ہماری آپس کی لڑائی سے دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ درست ہے،
दूसरी बात यह कि जितने भी टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए वो ज़हीन और मामला फ़हम नहीं थे। ऐसे कमज़ोर ख्याल ख्वानी करने वालों को फरहाद जैसे देव के मुकाबले में लाया गया। हाँ, ये गलतियाँ तो होती रहीं। तीसरी बात यह कि टेलीपैथी का शोबा कभी सुपर मास्टर के पास रहा, कभी ब्लैक सीक्रेट्स और कभी जर्नल के पास, जबकि इतने बड़े और अहम शोबे को आप जैसे दानिशमंद अफराद की एक टीम के पास होना चाहिए। अब हम मशीन के इस्तेमाल के लिए बड़े सख्त उसूल बनाएंगे और उस पर किसी एक ओहदेदार की अजारादारी नहीं रहेगी। फिलवक्त हमारे पास जो ख्याल ख्वानी करने वाले हैं हम उनको ही बहुत मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास कितने ख्याल ख्वानी करने वाले हैं? सिर्फ एक पॉल हॉपकिन रह गया है। बाकी टेलीपैथी जानने वालों को जर्नल और जॉन लेम्बोडा छीन कर ले गए। तुमने ब्लैक सीक्रेट से 3 टेलीपैथी जानने वाले जेरी हॉक, बारबरा निक्सन और रॉकी को छीन लिया था। वो कहाँ हैं? यही तो आप लोगों को गलत रिपोर्ट दी गई थी और मुझसे बदजन किया गया था। फरहाद ने उन तीनों को अगवा किया है। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं आपसे एक राजदारी चाहती हूँ। ये अभी राज में रखा जाए कि मैं आप जैसे चंद तजर्बाकार बुजुर्गों के पास आ गई हूँ और आप लोगों की हिदायत के मुताबिक काम कर रही हूँ। जब मैं कुछ बड़े कारनामे अंजाम दूँ और खुसूसन फरहाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूँ तो फिर आप दुनिया वालों के सामने फखरिया मेरा जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक खुफिया टीम तश्कील दूंगा और तुम किसी की नज़रों में आए बगैर काम करती रहोगी। मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। यह तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। आप मुझे अपने करीब कुछ इस तरीके से रहने का मौका दें कि दूसरों को मुझ पर शुबा ना हो। मैं एक पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इश्तिहार दे रहा हूँ। तुम इंटरव्यू के लिए आओ, फिर मेरी सेक्रेटरी बनकर रहो। मरीना को अपने इस मंसूबे में कामयाबी हो रही थी। एक तो वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्हें अपनी तरफ माइल कर रही थी, दूसरा वो सब बराबर नुकसान उठाते आ रहे थे। उनका कोई टेलीपैथी जानने वाला इस काबिल नहीं था कि उसे हथियार बनाकर इंतकामी कार्रवाई की जाती और अपना नुकसान पूरा किया जाता। ऐसे वक्त मरीना उम्मीद की किरण बनकर आई थी। उसकी जहानत और कारनामों को सब तस्लीम करते थे। ऐसी लड़की मुल्क और कौम की खातिर उनके साए में रहकर काम करना चाहती थी और उनके सामने पेश होना चाहती थी। फिर वो कैसे उसके साथ ताउन ना करते? हर एक ने वादा किया कि वो आएगी तो उसे सब पर जाहिर नहीं किया जाएगा और घर के दुश्मनों से भी उसे बचा कर रखा जाएगा। रफ्ता रफ्ता मरीना ने चंद फौजी, हुक्मरान और 6 इंटेलिजेंस के बासर अफसरान को अपना हमायती बना लिया। फिर वो सब एक खुफिया मीटिंग के लिए एक जगह जमा हुए। मरीना ने उनके सामने अपनी डमी को पेश किया। उनसे कहा, मैंने बहुत अरसा पहले अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। तब से इस चेहरे के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जब हम नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे और आप लोग मशवरा देंगे कि मुझे असली चेहरा वापस ले आना चाहिए तो मैं फिर सर्जरी करवा लूँगी। आपका क्या ख्याल है? हॉलीमैन ने कहा, दुरुस्त है। मैं मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को बता दूं कि मरीना मौजूदा भेस में मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी है। आप हजरात जब चाहेंगे मेरे ज़रिए से राबिता कर सकेंगे और इसे अपने दिमागों में बुलाकर बातें कर सकेंगे। उन्होंने उस खुफिया इजलास में मरीना को 2 ऐसे काम दिए जिनका ताल्लुक टेलीपैथी से था। वो दरअसल आजमाना चाहते थे कि उनके दरमियान असल मरीना मौजूद है या नहीं। मरीना ने उसी इजलास में रहकर वो दोनों काम कर दिए। ये साबित कर दिया कि वो डमी नहीं है, टेलीपैथी जानती है। फिर उसी रात को कोई उसके दिमाग में आना चाहता था। डमी ने सांस रोक ली। दूसरी बार सांस ली तो किसी ने आकर कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे बातें करो। वो बोली, सॉरी, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, अब कभी ना आना। उसने सांस रोक ली। उस वक्त मरीना उसके पास नहीं थी। तनवीमी अमल के दौरान जो कुछ उसके जहन में नक्श किया गया था वो बेख्तियार वही करती थी। जब मरीना ने आकर उसके चोर ख्यालात पड़े तो समझ लिया कि हॉलीमैन वगैरह उसे आजमा रहे थे। वो और ज़्यादा से ज़्यादा डमी के दिमाग में रहने लगी। एक बात मालूम हो गई कि हॉलीमैन ने मरीना को राज में नहीं रखा था। अपना एक टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में भेज रहा था और वो टेलीपैथी जानने वाला उनका बहुत ही बाएतमाद शख्स जॉन लेम्बोडा होगा। गोया उसने अपनों पर भी भरोसा ना करके दानिशमंदी का सबूत दिया था। हॉलीमैन और जॉन लेम्बोडा 2 धार की तलवार की तरह डमी के सर पर लटक रहे थे। फिलहाल यही रास्ता रह गया था कि वो तलवार के साए में रहकर अपनी हुब्बुल वतनी और दयानतदारी साबित करती रहे। 1 हफ्ते बाद हमने वो ट्रांसफार्मर मशीन तबाह कर दी। मार्शल और हॉलीमैन वगैरह ने तबाही की मुकम्मल तहकीकात तक इस बात को तकरीबन 12 घंटे तक छुपाए रखा। चूंकि वो हॉलीमैन की पर्सनल सेक्रेटरी थी इसलिए उससे बात छुपी नहीं रही।
اس نے تحقیقات کے بغیر ہی یہ اخذ کر لیا کہ یہ فرحاد ہی کی انتقامی کارروائی ہے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پارس کو مخاطب کیا۔ اس نے سانس روک لی۔ اس نے دوسری بار آنا چاہا تو وہ بولا، ابھی میں مصروف ہوں، 1 گھنٹے بعد آؤ۔ اس نے پھر اسے اپنے دماغ سے نکال دیا۔ یہ غصہ دلانے والی بات تھی، وہ اسے بالکل ہی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ مطلب ہی تھا، مطلب نکل جانے کے بعد 2 باتیں کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بڑی بے چینی سے وہ 1 گھنٹہ گزارا، پھر اس کے پاس آ کر بولی، میں سمجھتی ہوں تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی تھی، تم بہت بڑی واردات کے بعد چھپنے کی نئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔